Hello guys, welcome back to Aditya Financial Insights. In this video, we are learning about the NISM Equity Market Derivative वीडियो पार्ट 2। तो गाइस देख सकते हैं कि ये आज इक्विटी डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट है गाइस, जिसमें कि देख सकते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसका कुछ आंसर डिस्कस करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन डेरिवेटिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। डेरिवेटिव को फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफाइन कर सकते हैं? डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from an underlying asset such as stocks, commodity and currency। डेरिवेटिव मार्केट उसे कहा जाता है जो किसी भी एसेट का एक डिराइव्ड फॉर्म होता है, जैसे उसकी मतलब डिफरेंट टाइप्स हो जाता है। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, ये एक फाइनेंशियल मार्केट, इसमें स्टॉक्स में हो जाता है किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन का जो वैल्यू होता है वो शेयर शेयर होता है, तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग होता है, वो स्टॉक्स में आ जाता है। कॉमोडिटी हो गया, कॉमोडिटी में हो गया गाइस किसी भी चीज का, जैसे कि मेटल्स या खाद्य पदार्थ, तो उस चीज का ट्रेडिंग, जैसे उसकी वैल्यू ऑफ प्राइस और कमोडिटी मार्केट का रहते हैं। और करेंसी, जैसे करेंसी हो गया जिसमें कि देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड में होता है, तो करेंसी जैसे ग्लोबल मार्केट में फॉरेक्स ट्रेड कहलाता है। तो फॉरेक्स ट्रेड में हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो उसका भी एक ट्रेड होता है। तो ये तीनों स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी, ये सभी डेरिवेटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब सेकेंड में आ जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। कितने टाइप से डेरिवेटिव होते हैं? जैसे the main types of derivative are forward, future and option and swap। ये देख सकते हैं फॉरवर्ड मतलब किसी भी चीज को एक लिमिटेड पॉइंट तक आगे वन प्लेस से अदर प्लेस तक के लिए हम उसको बढ़ाते हैं, वो फॉरवर्ड हो गया। फ्यूचर हो गया कि यानी एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जैसे मान लो उसका एक प्रिडिक्शन डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये फ्यूचर हो गया। ऑप्शन किसी भी इंडेक्स का एक प्रीमियम लेते हैं, जैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका किसी भी स्ट्राइक पॉइंट एक प्रीमियम ये होगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसके स्ट्राइक का प्रीमियम ये होगा। तो एक और ऑप्शन हो गया स्वैप, भी उसी का ऑप्शन प्रीमियम का ही एक सेकेंड उदाहरण है। तो आ जाते हैं थर्ड नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में क्या अंतर है गाइस? तो देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट and customized between the two parties, while the future are standardized contract traded on organized exchange। तो जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, तो किसी भी टू पार्टी के बीच में कस्टमाइज होता है, वो अपने अनुसार उसको चेंज कर सकता है। तो ये फॉरवर्ड हो गया। वहीं वहीं आप कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज फ्यूचर का देखते हैं, तो फ्यूचर हमेशा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा किया जाता है, एक स्टैंडर्डाइज लिमिटेड समय तक का होता है। तो जैसे कि ऑर्गेनाइज एक्सचेंज हो गया, जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, ये फ्यूचर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन तथा एनएससी बीएससी के अनुसार ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन के कारण फ्यूचर का डिसाइड होता है। लेकिन फॉरवर्ड में ऐसा नहीं, फॉरवर्ड में किसी भी दो पार्टी के बीच में होता है। तो वही आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेजिंग इन डेरिवेटिव। हेजिंग क्या होता है डेरिवेटिव में? हेजिंग इन्वॉल्व्स टॉकिंग ऑन opposite position in the derivative market to offset potential losses in the underlying asset। तो हेजिंग मैंने पहले एक वीडियो में समझाया था कि हेजिंग वो एक विधि है जिसमें कि हम किसी भी शेयर में या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम आगे की पोजीशन आगे के समय के लिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो अगर किसी अचानक बस कोई किसी फाइनेंशियल मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाने के कारण, या किसी की फाइनेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा खराब आने के कारण मार्केट में एक सेंटीमेंट बिगड़ जाती है, जिससे कि अगर मार्केट निगेटिव जा रही है तो उसी को जो हम इन्वेस्ट किए रहते हैं उसे लॉस से बचाने के लिए हेजिंग लाया गया था गाइस, ताकि लॉस को कम किया जाए।
ये कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत है ये चीज। तो ये हुआ। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर, व्हाट आर द की पार्टिसिपेट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट के जो की है वो क्या है? द की पार्टिसिपेट्स इंक्लूड हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर। तो ये पहले भी मैंने बात किया था गाय, हेजर पीछे भी बात किया। स्पेकुलेटर वही वगैरह की स्पेकुलेटर, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सभी स्पेकुलेटर में आ गए। इंट्राडे ये सब स्पेकुलेटर में आ गए। आर्बिट्री आर्बिट्री जो एक जगह से हमने बाई किया और दूसरी जगह पर जाकर बेच दिया। ठीक, और जो बीच में आपको बायर और सेलिंग में जो आपके बीच में जो गैप बना, जो प्रॉफिट होगा वो आर्बिट्रेजर हो गया। अब आ जाते हैं सिक्स नंबर का, व्हाट आर द सम कॉमन अंडरलाइंग एसेट फॉर द डेरिवेटिव। कॉमन अंडरलाइंग एसेट क्या है डेरिवेटिव के अनुसार? तो कॉमन अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड इंडाइसेस। तो ये कुछ अंडरलाइंग एसेट ऑफ डेरिवेटिव के प्रकार हैं। आ जाते हैं सेवंथ नंबर में, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्बिट्रेज इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। Arbitrage refers to profit from price difference of the same asset in the different market। तो भाई मैंने इससे बात किया कि हम किसी भी एक मार्केट से सेम प्राइस को खरीदते हैं, हम किसी दूसरे मार्केट में डिफरेंट प्राइस पर बेच देते हैं, उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो आर्बिट्रेज होता है। तो ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। 8 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, हाउ डू डेरिवेटिव हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी डेरिवेटिव में कैसे हेल्प कर सकता है? तो देख सकते हैं, डेरिवेटिव रिफ्लेक्ट द फ्यूचर exception of the market participants adding in determining the fair value of underlying asset। The derivative reflect future expectation को ज्यादा करता है, क्योंकि डेरिवेटिव में ही है जो प्राइस डिस्कवरी को ज्यादा वैल्यूएशन देता है। जैसे कि किसी भी चीज का, जैसे कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन अगर 100 रुपया है, जब तक वो डेरिवेटिव में नहीं आएगा तो उसकी प्राइसिंग डिस्कवरी नहीं होगा। तो इसलिए हर एक, जैसे सेबी का नियम है कि कुछ समय के बाद, चाहे 3 साल 4 साल के बाद आपको लिस्टिंग कराना पड़ता है। तो ये प्राइस डिस्कवरी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 9 नंबर में, व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन। द स्ट्राइक प्राइस इज ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट विच द बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाई और सेल the underlying asset। स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस मतलब हो जाता है किसी भी शेयर का पहले ही डिटरमाइन किया जाता है, ऊपर जाने की या नीचे जाने की, उसकी एक प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। अगर मार्केट, अगर किसी जैसे कि 1700 स्ट्राइक प्राइस है तो उसकी वैल्यूएशन का एक प्री डिटर्मिनेशन प्राइस दिया जाता है। अगर 1700 रुपया का प्रीमियम 50 रुपया है, ठीक, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो उसका प्रीमियम ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसकी प्रीमियम घटेगी। तो अगर पुट में लेते हैं तो उसकी प्रीमियम बढ़ेगी, अगर अगर कॉल में लेते हैं उसकी प्रीमियम बढ़ेगी। तो इसके अनुसार प्री डिटरमाइन हो जाता है। तो वही है स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन। ठीक है, अब 9th नंबर हो गया। 10th नंबर, व्हाट इज द नेशनल वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नोटेशनल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो नोटेशनल वैल्यू क्या होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का? नोटेशनल वैल्यू इज द टोटल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो नोटेशनल वैल्यू वो एक वर्ड है जिसमें कि टोटल वैल्यू अंडरलाइन एसेट होता है, जो उसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये होगा नोटेशनल वैल्यू। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट नंबर पार्ट 2 में, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन का। ये इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा है, जिसमें कि पहले 10 क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन किया। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द पे ऑफ फार्मूला फॉर द कॉल ऑप्शन। तो पे ऑफ फार्मूला क्या है कॉल ऑप्शन का? पे ऑफ होता था मैक्सिमम मैक्सिमम इनटू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब जैसे कि किसी भी पे ऑफ क्या, तो आपको क्या इनकम हो गया, ठीक, जैसे कि मैंने 50 शेयर लिया, ठीक, 50 शेयर लिया तो उसकी उसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस, ठीक, स्पॉट प्राइस जो किसी भी, जैसे कि मैंने किसी को कॉल लिया, तो कॉल लिया था, कॉल की प्राइस है 60 रुपया, ठीक, और स्ट्राइक प्राइस मेरा 50 रुपया था। ठीक, तो उसके बीच में जो 10 रुपया का इनकम हुआ, और मैक्सिमम क्वांटिटी हो गया, जितना क्वांटिटी रहेगा उसे 10 गुना कर देंगे तो हमारा पे ऑफ हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा पे ऑफ निकल गया। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन? इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जब प्रीमियम कॉल एंड पुट का ऑप्शन का जो प्रीमियम जो ऐड एंड माइनस होता है किसी भी प्राइस में, वो इंटेंसिव वैल्यू होता है। ये हमेशा डेल्टा के अनुसार बढ़ता है रखता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एंड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। ये तो मैंने बता दिया है। तो अब आ जाते हैं 30 नंबर पर। व्हाट डज आउट ऑफ द मनी मीन्स फॉर ए पुट ऑप्शन? तो आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन के लिए क्या होता है? तो आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन के लिए क्या? ए पुट ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी when the market price of the underlying asset is higher than the strike price. The higher than the strike price. The strike price से underlying asset में जो भी प्राइस होता है मार्केट प्राइस का, वो हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। जब अगर इसी तरह को हम अगर कॉल ऑप्शन में देख आउट ऑफ द मनी कर सकते हैं, तो कॉल ऑप्शन में जब हम स्ट्राइक प्राइस के अंदर की बाहर की प्राइस लेंगे तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। मतलब कॉल और पुट में हमेशा अपोजिशन होता है। ठीक है, समझ गए? अब आ जाते हैं 14 नंबर। हाउ इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए कॉल ऑप्शन कैलकुलेटेड? अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कॉल ऑप्शन में कैलकुलेशन करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट इजकल टू होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। जैसे स्ट्राइक प्राइस 1700 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, अगर उसके प्रीमियम 1700 का प्रीमियम अगर 400 है, ठीक है, तो 1700 प्लस 400 तो 2100 हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब आ जाते हैं 15 नंबर पर। डिफाइन टाइम वैल्यू इन द ऑप्शन प्राइसिंग। व्हाट इज टाइम वैल्यू? टाइम वैल्यू क्या? द टाइम वैल्यू इज एन एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टर आर विलिंग टू pay for an option above in intrinsic value based on the time remaining until expiration। अगर टाइम वैल्यू वही हो गया कि जैसे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट साइज का एक लिमिटेड पीरियड होता है, तो उसके बीच में हम जो पैसा पे करते हैं, ठीक, तो उसके जैसे समय बीतते जाता है उसके अनुसार उसकी प्राइसिंग कमता जाता है। इंटेंसिव वैल्यू बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो वही उसकी एक्सपायरेशन, जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं रहता उसी को हम टाइम वैल्यू कहते हैं। अब आ जाते हैं 16 नंबर में गए। तो और लेट्स कंटिन्यू पार्ट 3 रिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ये दो खत्म हो गया गाइस। रिस्क मैनेजमेंट में देख सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन डेरिवेटिव बी यूज फॉर हेजिंग? डेरिवेटिव को हम हेजिंग डेरिवेटिव में हेजिंग को कैसे हम यूज करते हैं? देख सकते हैं, derivatives can be used to offset the risk of price changing in the underlying asset. For example, a farmer can use future contract to lock in price of a crop, reducing the risk of price fluctuation. तो जैसे कि जब कोई किसान है जो गाई अपना कोई क्रॉप को बेचना चाहता है, ठीक, तो उस समय से पहले ही अगर उसको प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण पहले ही उसको लॉक कर देता है, ताकि मार्केट बढ़े या घटे तो उससे जो भी होगा वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि हमको पला फायदा होगा या घाटा होगा। ठीक, अब आ जाते हैं 70 नंबर पर। व्हाट इज द रोल ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? मार्जिन एक्ट एज ए फाइनेंशियल guarantee to ensure that traders have sufficient funds to cover potential losses. Initial margin is required to enter the contract, and maintenance margin ensure the account balance a stable minimum level. मेंटेनेंस जैसे कि गाइस जब हम किसी भी ऑप्शन में घुसते हैं तो उसकी एक प्रीमियम पे करना होता है। तो हो गया हमारा किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग का मार्जिन। जब हम उसके एक्सपायरी तक अगर हम वेट करते हैं तो जब उसको उस समय बेचने का रहता है तो जो उसमें पैसा की रिक्वायरमेंट होता है तो मिनिमम बैलेंस को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हो गया हमारा मार्जिनल बैलेंस। अब आ जाता है 80 नंबर में। व्हाट इज ए मार्जिनल कॉल? मार्जिनल कॉल हो गया गाइस कि जैसे कि मार्जिनल कॉल हो गया जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे कि 100 रुपया में 100 रुपया में मुझे अभी एक शेयर मिल रहा है। अगर मार्जिनल कॉल में लेते हैं तो 5x 10x
वही अगर 5x लेते हैं तो वही 100 रुपया में ही 500 क्वांटिटी मिलेगा। तो ये हमारा मार्जिनल कॉल हो गया। तो देख सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉल occurs when account balance fall below the maintenance marginal level and the trade must deposit additional fund to restore the required margin। तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑफ होने की भी चांस होता है ज्यादा। अगर जितना ज्यादा मार्जिन लीजिएगा उतना ज्यादा चांस है कि आपकी पैसा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये मार्जिनल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है गाइस। हाँ, मैंने इसे कई बहुत बार मैंने झेला है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मार्जिनल कॉल 5x या 2x ज्यादा से ज्यादा ना लेना चाहिए। एक में 15-20x ले लिए तो आपकी पैसा तुरंत चली जाएगी। अब आ जाते हैं गाइस 19 नंबर। Define market to market in the context of future trading. Market to market is the daily process of adjusting the account balance based on the current market value of the future contract. Gain or loss settle daily. The मार्केट टू मार्केट कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ही दिन में, जैसे इंट्राडे हो गया, मार्केट टू मार्केट डेली बेसिस पर आपको लॉस हो या गेन हो सेम ही दिन सेटलमेंट करना है। तो हो गया मार्केट टू मार्केट कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, ये इंट्राडे भी कर सकते हैं इसको। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क इन्वॉल्व इन द ऑप्शन ट्रेडिंग। तो प्राइमरी रिस्क क्या है किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो प्राइमरी रिस्क इंक्लूडिंग मार्केट रिस्क, प्राइस मूवमेंट, टाइम डिके, लॉस ऑफ वैल्यू एज एक्सपायरेशन अप्रोच एंड वोलेटिलिटी रिस्क, चेंजिंग इम्प्लीमेंटेड वोलेटिलिटी। तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस अगर किसी भी ट्रेड में किसी का प्रीमियम 10 रुपया है, ठीक है, अब 10 रुपया है, उसकी क्वांटिटी हमने 50 रुपया 50 क्वांटिटी लिया, तो 50 गुने 10 कीजिएगा तो 500। तो आपके लॉस होने की चांस 500 रुपया ही है, ना कि उससे ज्यादा। तो जितना का प्रीमियम रहेगा उस जितना क्वांटिटी उतना गुणा कर दीजिएगा, तो आपकी लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही होगा, ना कि पूरा होगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक रिस्क। तो systematic and systematic risk क्या है? Systematic risk is a market wide and cannot be diversified away interest rate change, while the unsystematic risk is specified to company or industry can be mitigated through the diversification। तो सिस्टमैटिफिकेशन है, सिस्टमैटिक रिस्क हो जाएगा जिसमें कि एक किसी भी, जैसे कि मार्केट कभी गिर गई तो सिस्टमैटिक हम उसको कैसे कर सकते हैं बचाव। जैसे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि 50% लोग लॉन्ग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 30% मिड कैप में करते हैं और 20% स्मॉल कैप में करते हैं। तो ये हो गया सिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसके कारण कि आपकी पैसा बचेगा। वही अनसिस्टमैटिक में हो गया कि गाइस हम कहीं पे जाके लगा दिए एक ही जगह और मार्केट की सेंटीमेंट थोड़ा सा भी बिगड़ गई तो लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 22। व्हाट इज ए प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी। प्रोटेक्टिव पुट involves buying a put option on an asset that you already own. This strategy provides downside protection while allowing for the potential upside gains। तो प्रोटेक्टिव पुट ये होता है गाइस कि जिसमें कि किसी भी ऑप्शन को हम पुट ले लेते हैं, ठीक, जो कि पहले से मेरे पास कोई एसेट है जैसे खरीदा हुआ है, और दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जैसे हेजिंग हो गया, हेजिंग ही हो गया प्रोटेक्टिव पुट की स्ट्रेटजी। ठीक है। हाउ इज वोलेटिलिटी मेजर्ड इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। वोलेटिलिटी मेजर्ड इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वोलेटिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव और वेरिएंस which reflect the degree of variation in the price of the underlying asset over time। डेरिवेटिव में होगा गाइस किसी भी ओवर एक लिमिटेड टाइम अंडरलाइंग एसेट की जो बढ़ने की जो क्षमता है, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी समझिए बहुत ज्यादा है, अगर प्राइस की प्राइसिंग कैपेसिटी बहुत स्लो है और वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो ट्रेडिंग के लिए जब वोलेटिलिटी ज्यादा होना बहुत अच्छा होता है। तो अब आ जाते हैं 24 पर। व्हाट इज डेल्टा हेजिंग।
डेल्टा हेजिंग क्या है? डेल्टा हेजिंग इज a strategy that involves adjusting the position in the underlying asset to the asset change in the value of an option portfolio, thereby neutralize the impact of price movement. तो डेल्टा हेजिंग में होता है गाइस कि डेल्टा हेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कि एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन इन अंडरलाइंग एसेट, किसी भी अंडरलाइंग एसेट स्ट्राइक प्राइस से अंदर की अंदर के स्ट्राइक प्राइस को हम उसके जरूरत के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक, तो वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन पोर्टफोलियो देबाय न्यूट्रलाइज, जो कि हमारी लॉस होती है उसकी हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर इधर हम होल्डिंग किए हुए हैं उसकी पैसा अगर मेरी लॉस भी हो रही है तो हम उसके हेजिंग कर लेते हैं, जिसके कारण है कि पैसा मेरा बचा रहता है। इसे रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत में भी पढ़ने का है। तो हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज? ये गाइस हुआ जैसे कि a long hedge involves buying future to protect against the rising price, while a short hedge involving the selling future to protect against the falling price. जैसे कि गाइस हम किसी भी चीज में हेजिंग इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर मार्केट गिर रही है तो उसका हम बाइंग करेंगे। ठीक, तो बाइंग करेंगे पुट में, तो ये हो गया हमारा लॉन्ग हेज। अगर उसी को हम सेल करेंगे पुट में तो ये हमारा हो गया फॉलिंग प्राइस के अंतर्गत, तो ये हमारा लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज हो गया। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में प्राइसिंग मॉड्यूल। अब आ जाते हैं गाइस पार्ट नंबर 4 प्राइसिंग मॉडल्स। देख सकते हैं व्हाट इज द ब्लैक स्कूल mode used for? What is the black squares mode used for? The black square model is used to calculate the theoretical price of European of European call and put option based on the factor like a stock price, a strike price, time to maturity, risk-free interest rate and volatility। तो गाइस देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्वायर मॉडल है जो यूरोपियन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में यूज किया जाता है, जो स्टॉक प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस यूज करने। ठीक है, अब आ जाते हैं 27 नंबर। व्हाट आर द ग्रीक इन ऑप्शन प्राइसिंग? ऑप्शन प्राइसिंग में ग्रीक क्या है? द ग्रीक आर मेजर of the sensitivity of an option pricing to different factors. They include delta pricing sensitivity, delta को pricing sensitivity बोला जाता है, gamma rate of changing of delta बोला जाता है, and theta को time decay बोला जाता है, and vega को volatility of sensitivity बोला जाता है, और rho को interest rate sensitivity। तो ये कुछ ग्रीक में वर्ड हैं गाइस जो कि इस तरह के यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि आप फेमस सबसे ज्यादा डेल्टा ही है, थीटा है, गामा भी है। ये मुख्य रूप से तीन ही है जो ज्यादा फेमस होते हैं। हाउ इज डेल्टा कैलकुलेटेड? तो डेल्टा को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा इज कैलकुलेटेड एज द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द ऑप्शन डिवाइडेड बाय द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा is calculated by the changes in the price of the option divided by changes of price underlying asset। जैसे किसी स्ट्राइक प्राइस का जो चेंजिंग होता है अंडरलाइंग एसेट में, उससे हम भागा दे देंगे चेंजिंग इन ऑप्शन प्राइस में, तो उससे डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा। और आगे हम सीखेंगे इस पर डिटेल। व्हाट डज द थीटा रिप्रेजेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग? थीटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिक्लाइन। Theta represents the rate of decline in option price as it approaches expiration, often refers to the time decay। थीटा को है जो टाइम डिके के रूप में बोला जाता है, जबकि एक्सपायरेशन के दिन उसकी थीटा डिके बहुत ही मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है थीटा डिके में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा रिप्रेजेंटेशन। 30 नंबर में आ जाता है गाइस explain the concept of vega in option pricing। Vega measures the sensitivity of an option pricing to the change in the volatility of the underlying asset। Higher vega indicate that the option pricing is more affected by the volatility change। अगर higher vega होगा तो उसकी volatility changing ऑप्शन प्राइस में ज्यादा होगा। तो भाई ये 30 नंबर का क्वेश्चन। आ जाते हैं 31 में। What is meant by the implied volatility? Implied volatility क्या है? Implied volatility is
market forecast of the likely movement in the price of the underlying asset. It is derived from the option market price. तो implied volatility है जाए option market price पर डिसाइड किया जाता है गाइस। अब आ जाते हैं 32 पर। What is the difference between the historical volatility and implied volatility? Historically, volatility measures the past pricing fluctuation of the underlying asset, while the implied volatility reflects the expected future volatility implied by the option price. जो हिस्टोरिकली वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए जो पास्ट प्राइस फ्लक्चुएशन होता है अंडरलाइंग एसेट के अंतर्गत, तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। और वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिफ्लेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर, जो आने वाला समय में जो हमारा वोलेटिलिटी पता करते हैं वो हो गया इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो गाइस अब 32 हो गया गाइस, 33 में आ जाते हैं। हाउ इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट यूज इन प्राइस ऑप्शन? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्राइस ऑप्शन में हम किस तरह का यूज करते हैं तो देख सकते हैं। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट is used in the Black-Scholes model to discount the expected future payoff option to its present value। तो गाइस ब्लैक-स्कोल, जैसे कि मैंने पहले पीछे कुछ क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, जैसे यूरोपियन कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस, प्राइसिंग वैल्यू, वोलेटिलिटी, ये सब डिसाइड करने के लिए यूज किया था, जो कि एक्सपेक्टेड आने वाले फ्यूचर में जो इनकम हो सकता है उससे हम पता करते हैं ब्लैक स्कॉल मॉडल से। ठीक है। व्हाट इज अ वोलेटिलिटी स्माइल एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? वोलेटिलिटी स्माइल, इसका इंडिकेशन क्या है? Volatility smile is a pattern where the implied volatility is higher for in the money and out of the money option compared to the at the money, indicating potential skewness in market expectation। Volatility smile क्या है guys? In the money और out the money का जो वोलेटिलिटी है एट द मनी से हाइयर होता है, इसके कारण की वोलेटिलिटी स्माइल बोला जाता है, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसके इंडिकेशन पता चलता है। हाउ डज द गामा अफेक्ट एन ऑप्शन पोर्टफोलियो? गामा मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। हाइयर गामा means the delta of an option changing significantly with the underlying asset price, which can lead to rapid adjustments in hedging position। तो जैसे गामा ज्यादा बढ़ेगा तो हेजिंग पोजीशन भी उसकी एडजस्टमेंट ज्यादा होगा। तो ये था गाइस 35 नंबर। तो अब आ जाते हैं गाइस पार्ट नंबर 5, रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ देखेंगे गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटरी डेरिवेटिव मार्केट? The SEBI, Security and Exchange Board of India, ensure the transparency, protects investor and minimizes systematic risk by the setting regulatory guidelines for the derivative trading in India। SEBI तो जानते हैं कि एक इंडिया स्टॉक मार्केट का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, जो कि इन्वेस्टर का ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड प्रोटेक्शन हासिल करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं 37। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव इन इंडिया? तो क्या एलिजिबिलिटी है जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं? एन इन्वेस्टर मस्ट हैव ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी होना है। ए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर मीट मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट बाय द एक्सचेंज टू ट्रेडिंग डेरिवेटिव। ठीक है। सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए ब्रोकर, उसी में आप कर पाएंगे, जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है एक्सचेंज के डेरिवेटिव मार्केट में। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन डेरिवेटिव मार्केट? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या डेरिवेटिव मार्केट? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन बायर एंड सेलर, इंश्योरिंग द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रेड बाय द मैनेजिंग सेटलमेंट एंड काउंटर पार्ट रिस्क। तो गाइस जब हम किसी भी चीज को हम किसी चीज को बाय करना चाहते हैं तो अगला आदमी वो सेल करना चाहता है, उसके बीच में जो पैसा मैनेज होता है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ही होता है। ठीक। अब आ जाते हैं 39 नंबर।
What is the process of mark to market settlement? Mark to market involves in daily settlement of the gain or loss based on the change in the market price of derivative contract. It ensures that both parties maintain sufficient margin. तो गाइस ये इंट्राडे में मैं बताया था कि मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट क्या है। इंट्राडे में जैसे गाइस कि आपने 9:15 के बाद खरीदा है तो आपको 3:15 के पहले ही आपको बेच के निकलना होगा। अगर बेच के नहीं निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा। ये उसी के थ्रू होता है सफिशिएंट मार्जिन। अगर उसमें पैसा नहीं रहेगा तो आपके पूरे पैसे चली जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 14 नंबर पर। व्हाट आर द पोजीशन लिमिट्स इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग? व्हाट आर द पोजीशन लिमिट्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पोजीशन लिमिट क्या है? ये पोजीशन लिमिट्स आर द रिलेटिव कैप on the maximum number of contract a trader or entity can hold in a specific derivative product. This prevent market manipulate and excessive speculation. तो पोजीशन लिमिट डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या है? तो पोजीशन लिमिट एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग ये मार्केट की मैनिपुलेशन और एक्सेसिव स्पेकुलेशन से बचाता है गाइस। ठीक, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में किसी भी इंसान हजारों ट्रेड ले ले, तो ऐसा नहीं होता। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। The concept of margin requirement derivative trading क्या है? Margin requirement are the minimum fund a trade must maintain in their account to cover potential loss. It include initial margin, maintenance margin and variation margin. जैसे कि पहले गाइस मार्जिनल पर मैंने बात किया था। जैसे कि मेरे पास किसी भी शेयर का प्राइस 50 रुपया है, ठीक है। अगर उसको 10 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ठीक, तो आइए हमको मेरे पास 500 रुपया रहेगा तभी हम 10 क्वांटिटी लेंगे। वही अगर मार्जिन अगर 5 गुना मिल रहा है, ठीक, तो 5 गुना मिल रहा है मार्जिन में, तो मुझे जैसे कि किसी भी शेयर का 50 है, तो मुझे जहाँ की 50 शेयर मिलना चाहिए था, तो 5 गुना मिलने के बाद आपको 10 मतलब क्या होएगा आपके पास, जैसे कि हर एक शेयर का दाम 50 रुपया, ठीक, और 10 शेयर तो 500 हो गया। अब वही 5 गुना कम में मिलेगा, ठीक, 5 गुना कम में मिलेगा तो आपको एक शेयर का दाम कितना हो गया? 10 हो, मतलब आपको सीधे हो गया 1000। तो उसके बीच में जो 1000 और 500 के में जो डिफरेंस आ गया वही एक मार्जिन है। ठीक है, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर द फॉलोइंग टू मीट मार्जिन रिक्वायरमेंट इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग? पेनाल्टी क्या होता है फॉलोइंग टू मीटिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट? If a trader fails to meet margin requirement, they may face penalty, forced liquidation, out of position, or account suspension, depending on the broker policy and exchange rule. अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं तो उस पर कुछ फाइन लगेगा। अगर फाइन पोजीशन को नहीं करते हैं तो उस पर आप सस्पेंशन भी किया जा सकता है, आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है अगर आप उस पैसा को नहीं भरते हैं तो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट 43 पर। What is the difference between the primary market and derivative market? The primary market deals with the issuance of a new financial instrument, while the derivative market involves the trading contract whose value is derived from underlying asset. The primary market में गाइस जैसे कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आईपीओ लाना होता है, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट में फीलिंग करता है और जब उसकी लिस्टिंग होती है तो वो डेरिवेटिव अंडर आ जाता है मेन मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, तभी उसको ट्रेडिंग। प्राइमरी मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशनल और ब्रोकर फर्म के बीच में ही होता है, जो कि डेरिवेटिव मार्केट में नॉर्मल एज ए क्लाइंट बेसिस पे कोई भी कर सकता है। So what are the contract specification for the derivative trade on the NSE? Contract specification include lot size, tick size, contract cycle, and expiration date. These are standardized for all derivative contracts trade on exchange. तो guys इसमें contract specification derivative trade on NSE, जब जो भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज, टिक साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, मतलब कितना दिन तक हो जाएगा और कितना महीने तक होगा, ये सभी डिसाइड हमारा एनएससी करता है। एनएससी एक ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है।
एक्सचेंज फर्म है। ठीक। अब आ जाते हैं 45। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द एक्सपायरी डेट इन डेरिवेटिव मार्केट? डेरिवेटिव मार्केट में एक्सपायरी डेट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो देख सकते हैं, द एक्सपायरी डेट इज द लास्ट डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सरसाइज। आफ्टर this date the contract fantastic. Let's continue with 6. Advanced strategy and application of the derivative market. This section will focus on the complex topic, broaden your understanding. तो एडवांस स्ट्रेटजी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाते हैं गाइस पार्ट नंबर 6 में। तो पार्ट नंबर 6 में देख सकते हैं गाइस 46 number question. What is the straddle strategy in the option trading? The straddle strategy involves buying a call option and a put option with the same strike price and expiry date. It's used to profit from large price movement in the either direction. स्ट्रेडल स्ट्रेटजी वो होता है जिस दिन मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ही जबरदस्त गिरने वाला है तो जबरदस्त बढ़ने वाला। तो स्ट्रेडल स्ट्रेटजी में होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर हम किसी भी सेम एक्सपायरी डेट के लिए एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन दोनों हम बाय कर लेते हैं। तो जिसमें कि अगर मार्केट मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा या बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दोनों में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये गाइस था स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। So this is a good for the when the market are more volatile. ठीक है। अब आ जाते हैं 47 पर। हाउ डज ए स्ट्रैंगल डिफर फ्रॉम ए स्ट्रैडल? स्ट्रैंगल कैसे है स्ट्रैडल से डिफर? तो देख सकते हैं इन ए स्ट्रैंगल द कॉल एंड पुट ऑप्शन है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्रैंगल अगर गाइस कॉल एंड पुट ऑप्शन में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होता है बट द सेम एक्सपायरी डेट। तो स्ट्रैंगल हो गया कि गाइस कॉल और पुट का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होगा बट एक्सपायरी डेट सेम होगा। वही स्ट्रेटजी लेस एक्सपेंसिव देन ए स्ट्रेडल but they require large price movement to be profitable। तो इसमें देख सकते हैं गाइस स्ट्रैंगल में प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हमारा स्ट्रैंगल लेस एक्सपेंसिव है। अब आ जाते हैं व्हाट इज ए कैलेंडर स्प्रेड? कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? ए कैलेंडर स्प्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन सेम टाइम कॉल और पुट and a strike price but with a different expiry date. This strategy profit from difference in time decay। तो ये गाइस डिफरेंट प्रॉफिट हो जाता है टाइम डिके के अनुसार। इसमें आपको लॉस और गेन देखने को मिलेगा। जैसे देखते हैं किसी एक कैलेंडर में डिफरेंट एक्सपायरी डेट की आप ले लेते हैं कॉल और पुट तो ये हो गया हमारा कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है। व्हाट इज कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी? कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी क्या है? एक कवर्ड कॉल इन्वॉल्व्स होल्डिंग ए लॉन्ग पोजीशन इन एसेट। जैसे कि आपने किसी भी शेयर को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, और सेलिंग ए कॉल ऑप्शन ऑन द सेम एसेट और उसी एसेट को हम सेल कर दिए उसके ऑप्शन को उसी इस जनरेट इनकम। तो सेल कर जो भी आपने लॉन्ग समय के लिए होल्डिंग किया उसी कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया जिससे जो आपका इनकम जनरेट हो गया ऑप्शन प्रीमियम बाय लिमिटिंग पोटेंशियल गेन जिसमें कि आपके गेन आपको लिमिटेड होगा मतलब आपकी जो लॉस होगा वो वो भी एक लिमिटेड समय तक होगा। तो ये हो गया कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। ठीक। आ जाते हैं 50 नंबर पर। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड कोरिलेशन इन डेरिवेटिव। Implied correlation measure the expected relationship between the movement of two assets derived from the price of their respective derivative। तो गाइस implied correlation डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है? इस implied correlative मेजर होता है expected relationship between the movement of two assets। किसी भी टू एसेट जैसे derived from pricing of their respective derivative जैसे कमोडिटी मार्केट हो गया गाइस और इक्विटी मार्केट हो गया। दोनों का बीच में जो एक्सपेक्टेशन डिफरेंस होता है मूवमेंट का वही हमारा इम्प्लाइड कोरिलेशन डेरिवेटिव होता है। ठीक। अब आ जाते हैं 51 पर। व्हाट इज बटरफ्लाई स्प्रेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग? बटरफ्लाई स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कहलाता है? ए बटरफ्लाई स्प्रेड कंबाइन बोथ ए बुल स्प्रेड एंड ए बियर स्प्रेड।
using option at a three different strike price. It's used to profit from low volatility in the underlying asset. तथा बटरफ्लाई स्प्रेड में हम किसी भी चीजों कंबाइन करके करते हैं। बोथ बुल में भी ले सकते हैं, बियर में भी ले सकते हैं। इसमें तीन स्ट्राइक प्राइस को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीका से इसमें ऐड करेंगे, जो कि लो वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 52 में। हाउ इज ए कॉलर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड? A call strategy involves holding a long position in an asset, buying a protective put option. A caller strategy involves in holding long position asset. जब हम किसी को लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो सिक्स में हम जब बाइंग ए प्रोटेक्टिव पुट ऑप्शन, तो जब किसी मार्केट की सेंटिमेंट बिगड़ने का, मार्केट अगर नीचे आ रही है, तो उसकी ऑप्शन को हम बाई कर लेते हैं एज ए प्रोटेक्टिव, एंड सेलिंग ए कॉल ऑप्शन, और उसी का एक कॉल सेलिंग भी कर लेते हैं। दिस लिमिट बोथ डाउन साइड रिस्क एंड अपसाइड पोटेंशियल। कभी कभी होता है मार्केट सेंटिमेंट गिरा और तुरंत ऊपर उठ गया, तो इसी को हम अगर बाइंग में भी ले लेते हैं और सेलिंग में भी ले लेते हैं दोनों, तो इससे क्या होता है कि आपकी लिमिटेड रिस्क घटा हो सकता है। तो ये हो गया कॉलर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज अ सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक पोजीशन? सिंथेटिक लॉन्ग स्टॉक पोजीशन क्या कहलाता है? तो देख सकते हैं गाइस, a synthetic long stock position is created by buying a call option and selling a put option with the same strike price and expiry date. It mimics the payoff holding and underlying asset. The synthetic long और stock position जो हम बाइंग ए कॉल ऑप्शन करते हैं और सेलिंग ए पुट ऑप्शन करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि एक्सपायरी डेट भी सेम होता है, जिसके बीच में जो आपका इनकम होता है वही हमारा होल्डिंग अंडरलाइन एसेट ऑफ स्टॉक के अंतर्गत में ही किया जाता है। व्हाट आर द जीरो कॉस्ट कॉलर्स? जीरो कॉस्ट कॉलर क्या है? जीरो कॉस्ट कॉलर इज ए हेजिंग स्ट्रेटजी वेयर द कॉस्ट ऑफ buying a protective put of asset while selling a call option resulting in no net premium। इसमें गाइस देख सकते हैं कि जीरो कॉस्ट कॉलर कॉलर तो मैंने पहले पढ़ा था, जिसमें कि जब हम किसी भी शेयर को लंबे समय तक हम उसको इन्वेस्ट किए रहते हैं, अगर मार्केट सेंटीमेंट के कारण अगर मार्केट गिर रही है तो हम उसका पुट का कॉल बाई करते हैं, वहीं सेल का भी ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं, कॉल ऑप्शन का सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रोटेक्टिव होता है, जिसमें कि आपकी न लॉस होगी न गेन की, तो होना होना ही है, लॉस आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 55 में। व्हाट इज डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग? डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग क्या है? डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग इज a strategy where the overall delta of a profitable is adjusted to zero, minimizing exposure to change in the pricing of underlying asset। तो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग ये होता है गाइस, जिसमें कि देख सकते हैं ओवरऑल डेल्टा ऑफ द पोर्टफोलियो इज एडजस्टिंग टू जीरो। जिस दिन मार्केट एक्सपायरी डेट होती है गाइस, उस दिन उसकी प्रीमियम हमेशा जीरो पर जाके अटकती है, 0.05 ये आखिरी होता है। तो देख सकते हैं जीरो मिनिमाइजिंग एक्सपोजर टू चेंजिंग प्राइसिंग अंडरलाइंग एसेट, जो मिनिमम से मिनिमम चेंजिंग हो जाता है एक्सपोजर के बीच में, वही अंडरलाइंग एसेट में, वही डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग कहलाता है। तो गाइस ये 6 पार्ट हो गया था, और अब गाइस 7 पार्ट से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तो थैंक यू गाइस लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह आदित्य फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको आज 55 क्वेश्चन तक मैंने आज इसमें इस वीडियो में सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कशन किया गाइस, और हम आपको लगभग 500 क्वेश्चन के साथ हम आपको इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का कोर्स डील करेंगे। थैंक यू गाइस। आप नेक्स्ट डे की वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।